हेलो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में भारत की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया था जो कि हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की भौगोलिक स्थिति में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब देखिए, एक रेखा है यहाँ पर जिसको कि हमने बनाया हुआ है। यह रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इस रेखा को हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर रेखा इसको क्यों माना गया है? जैसा कि हमने कहा था कि जो पृथ्वी है उसमें 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। इसी प्रकार जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। चूंकि भारत कुछ यहाँ पर आता है, भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर हम किसी देशांतर रेखा को खींचते हैं तो चूंकि वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में होगी, इसीलिए इसको हम पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे। तो यहाँ पर जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है या भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है, और भारत का जो टाइम डिसाइड होता है वो इसी रेखा के द्वारा डिसाइड होता है। भारत का जो मानक समय है वो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से लिया गया है, और यह जो रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इन 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से जो मानक समय है उसको लिया गया है। दूसरा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। तीसरा छत्तीसगढ़ है। चौथा हमारा राज्य उड़ीसा है, और जो 5वां है वह आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार से भारतीय मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय मानक समय जो है वो GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से अगर हम देखें तो 5.5 घंटा आगे है। भारत का जो समय है वो GMT से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ देखिए, एक आपको समझनी है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। और इस 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है, जिसमें वो टोटल कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो 360 डिग्री घूमती है। अब अगर इस घंटे को हम मिनट में चेंज करें तो 24 × 60 कर लें, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24। इट मीन्स कि 4 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री यहाँ पर आता है। मतलब ये है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। हर एक कंट्री का अपना टाइम जोन होता है। जो USA है उसमें 6 टाइम जोन्स हैं, क्योंकि जो USA है वो देखा जाए तो पूर्व और पश्चिम में ज़्यादा विस्तृत है, जिसकी वजह से उसका जो टाइम जोन बनाया गया है वो टोटल 6 टाइम जोन्स बनाए गए हैं। जबकि इंडिया में जो टाइम जोन है वो सिर्फ एक है, जो कि 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा से डिसाइड किया जाता है। अच्छा, इस चीज़ से देखिए 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हमने देखा था भारत के जो सबसे सीमा के बिंदु थे उनमें अगर पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पर
था कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसको कि हम किबिथु के नाम से जानते हैं, वह उपस्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गुजरात में गौर माता या गुहार माता के नाम से यहाँ पर स्थित था। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पूर्वी बिंदु का जो देशांतर है वो हमने बताया था 97 डिग्री 25 मिनट्स पे है, जबकि जो सबसे पश्चिमी बिंदु का देशांतर है वह 68 डिग्री 7 मिनट पर है। तो इन दोनों के बीच की अगर डिफरेंस की बात की जाए तो वो लगभग कितना होता है, वो लगभग 30 डिग्री का होता है। अब 30 डिग्री, देखिए अभी हमने देखा कि 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 4 मिनट के, मतलब कि पृथ्वी को 1 डिग्री का चक्कर लगाने में, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगेगा, इनटू हम क्या कर देंगे 4 करने पर कितना आएगा 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब यह है कि भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में जो टाइम का गैप होता है वो कितना होता है, 2 घंटे का। इसका मतलब ये है कि चूँकि पूर्व से ही सूर्य का उदय होता है तो सूर्य की किरणें जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर सबसे पहले पहुँचती हैं। अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश भी इसीलिए कहा गया है, अरुण का आंचल, अरुण मतलब सूर्य। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे पहले पहुँचती हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर सुबह पहले होती है, और जो गुजरात है वहाँ पर सुबह कब होगी, 2 घंटे के बाद होगी। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, ठीक है। अब देखिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहाँ पर जो हमारी तटीय सीमा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र की जो सीमा है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले तो जो हमारा तट है, इस तट से अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो एक सीमा होती है जिसको कि हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा, यह जो प्रादेशिक जल सीमा है, यह जल सीमा 0 से 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है, ठीक है। नॉटिकल माइल्स में हम लोग क्या करते हैं, नॉटिकल माइल्स में हम लोग समुद्र की जो दूरी है उसको नापते हैं। तो अगर हम देखें तो 0 से 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो सीमा होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। इस जल सीमा में उपस्थित जितने भी खनिज जल संसाधन हैं उन सभी पर भारत का पूर्ण अधिकार होता है। इसके बाद 12 से 24 नॉटिकल माइल्स तक जो सीमा होती है उसको कहते हैं संलग्न क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्रफल। यह 12 से 24 नॉटिकल माइल्स तक होती है। तो यहीं पर अगर हम देखें 0 से 12 जो है प्रादेशिक जल सीमा है, 12 से 24 नॉटिकल माइल्स तक जो सीमा होगी उसे हम क्या कहेंगे, संलग्न क्षेत्रफल कहेंगे। यहाँ पर आप्रवासी कानून लागू होता है, यहाँ पर सीमा शुल्क लागू होता है। तो ऐसी जल सीमा को हम क्या कहेंगे, संलग्न क्षेत्रफल कहते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका विस्तार 24 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जितने भी खनिज भंडार होते हैं या जीव जंतु होते हैं उन सभी के
विदोहन का जो अधिकार है वो भारत को प्राप्त है। इसके अलावा यहाँ पर इनका सर्वेक्षण किया जा सकता है, या फिर अगर कोई अनुसंधान या रिसर्च की गतिविधियाँ हैं तो वो भी यहाँ पर की जा सकती हैं, जो कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको पता होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि द्वीपों को अलग करते हैं एक दूसरे से, और ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाया हुआ है। अंडमान निकोबार में देखिए अंडमान जो है वो अलग है और निकोबार उसके नीचे है। अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है उसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या है, देखिए इसको समझ लीजिए। 10 डिग्री चैनल का मतलब ये होता है कि ये भी क्या है, एक तरीके की अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन जब अक्षांश रेखाएं जल में खींची जाती हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं, चैनल कह देते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित था, जो कि अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर इंदिरा पॉइंट के फॉर्म में उपस्थित था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तरी ये जो अंडमान है और जो निकोबार है, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने लक्षद्वीप बनाया हुआ है और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप है और ये क्या है, मिनिकॉय द्वीप है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप दोनों के बीच में एक चैनल होता है जिसको कि कहते हैं 9 डिग्री चैनल। ये जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखिए मिनिकॉय द्वीप और नीचे यहाँ पर क्या है, एक कंट्री है जिसका नाम है मालदीव। तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव इन दोनों के बीच में एक चैनल है जो कि 8 डिग्री चैनल है। ये 8 डिग्री चैनल किनके किनके बीच स्थित है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर पाक स्ट्रेट की बात की जाए या पाक जल डमरू मध्य की बात की जाए तो वो कहाँ पर स्थित है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी और पंबन द्वीप ये तीनों ही भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा ग्रेट निकोबार और यहाँ पर जो है वो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप स्थित है। इन दोनों के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं ग्रेट चैनल। यह ग्रेट चैनल ही सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कंट्री है हमारे बगल में जिसको कि हम कहते हैं म्यांमार। म्यांमार का एक द्वीप है जिसको कि हम कहते हैं कोको द्वीप। जबकि यहाँ पर हमारे अंडमान के कई सारे द्वीप उपस्थित हैं। इस अंडमान को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए सबसे ऊपर का जो होता है उसको कहते हैं उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। इस तरीके से कई सारे द्वीप यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सबसे ऊपर का द्वीप है इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसको कि कहते हैं हम कोको चैनल। कोको चैनल जो है वो म्यांमार के कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखता है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है वो हमारे तट के नामों से पूछा जाता है। जो हमारे राज्य हैं
तटीय राज्य हैं उनके तटों का कुछ ना कुछ नाम है, तो उन नामों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे तट हैं जिनके पर्टिकुलर नेम्स हैं और उन नेम्स को याद रख करके हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए तटों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हमारा गुजरात आ जाता है। गुजरात का जो तट है, देखिए यहाँ पर ये पूरा उसका तटीय क्षेत्र है। गुजरात का जो तट है उसे हम कच्छ का तट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कच्छ का तट कहते हैं। इसके नीचे देखिए क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का जो तट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है काठियावाड़ का तट। इसको हम कहते हैं काठियावाड़ का तट। महाराष्ट्र से अगर नीचे आए तो देखिए गोवा। गोवा का जो तट है इसको हम कहते हैं कोंकण तट। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके नीचे देखिए कर्नाटक है। कर्नाटक का जो तट है यह तट कनारा तट के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक का जो तट है वो क्या है? कनारा तट है। इसके नीचे अगर हम बढ़ें तो जो केरल है, केरल के तट को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु का जो तट है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। तमिलनाडु के तट को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है उसको हम सरकार तट के नाम से जानते हैं, जबकि जो उड़ीसा का क्षेत्र है या उड़ीसा का तट है इसे हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो है हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का जो तट है उसे हम वेंगा तट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे जितने भी तटीय राज्य हैं उन सभी के जो तट है उनका कुछ ना कुछ विशेष नेम है जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जिनमें से जो मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है या सरकार तट है, कोंकण तट है, ये सभी के सभी क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा देखिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत और उसके बगल में म्यांमार है, भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा है वो कैसी है? तो भारत और म्यांमार के बीच में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम लुशाई, पटकोई और अराकान योमा की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये लुशाई, पटकोई और अराकान योमा की जो पहाड़ियाँ हैं यही भारत और म्यांमार के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। इसके अलावा देखिए ऊपर हमारा पाकिस्तान है। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो वहाँ के कुछ लोगों ने कश्मीर जो है उसके ऊपर आक्रमण करके कश्मीर के कुछ भाग पर क्या किया? कब्जा कर लिया। तो जितने पार्ट पर कश्मीरियों पर जो पाकिस्तानियों का है वो कब्जा हो गया, उस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? उस पार्ट को हम POK के नाम से जानते हैं, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए भारत का कुछ ऐसा भाग है जिसके ऊपर चाइना का कब्जा है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। इसके ऊपर चाइना का कब्जा है क्योंकि इस पर जो है चाइना ने अधिकार कर लिया हुआ है या वो अपना अधिकार साबित करता है, जबकि इंडिया उसको अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है क्योंकि उसका जो पार्ट है वो इंडिया का वो अभिन्न अंग है। तो देखिए ये जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन में एक रेखा है जिसको कि हम LAC के नाम से जानते हैं, मतलब कि अक्साई चीन और भारत का जो पार्ट है इन दोनों के बीच में एक रेखा पाई जाती है जिसको कि हम LAC मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा पाई जाती है जिसको कि हम LOC के नाम से जानते हैं, मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण है वो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया है,
जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा पाई जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और चाइना के बीच में जो रेखा पाई जाती है उसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति से आज हम लोगों ने लगभग उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो कि हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।